रेफरेंस उर्दू में खुश आमदीद। मेरा नाम फ़र्रुख हुसैन है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है मरबूत इंतज़ामी निज़ाम कुतुबखाना, यानी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम मरबूत निज़ाम कुतुबखाना यानी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम या निज़ाम कुतुबखाना यानी लाइब्रेरी सिस्टम भी बोलते हैं। और मुखफ़िफ के तौर पे हम ILS यूज़ करते हैं, यानी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। तो हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। इस मौजू पे हम बुनियादी तौर पे 4 नुकात पे बात करेंगे। जो पहला नुक्ता है वो ये है कि मरबूत इंतज़ामी निज़ाम कुतुबखाना यानी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है क्या चीज़? दूसरी जो बात हम करेंगे वो ये करेंगे कि क्या निज़ाम कुतुबखाना डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम होता है और इसकी कितनी इक़साम हैं? इसका आगाज़ कब हुआ और इसकी मुख्तसरन तारीख क्या है? क्या फ्री और ओपन सोर्स सिस्टम एक ही चीज़ का नाम है या दोनों अलग-अलग हैं? और बेहतरीन ओपन सोर्स सिस्टम कौन-कौन से हैं? तो आगाज़ करते हैं। देखिए, मरबूत इंतज़ामी निज़ाम कुतुबखाना एक कुतुबखाने के अमली, कारोबारी, तकनीकी अफ़ाल को अंजाम देने के लिए डिज़ाइन करदा एप्लीकेशंस का एक मरबूत सेट होता है, बशमूल खरीद व फ़रोख्त, कैटलॉग साज़ी, गर्दिश मवाद और रसाई मवाद के ज़राए की क़ारईन या अवाम तक रसाई। ये एक तारीफ़ है जो रिट्स ने 2004 में पेश की। इसको अगर हम अंग्रेजी में देखें तो उसका मतलब ये है कि एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एप्लीकेशंस डिजाइन्ड टू परफॉर्म द बिजनेस एंड technical functions of a library including acquisition, circulation, uh, cataloging and the provision of public access। तो देखिए, एक कुतुब खाने के मुख्तलिफ अफ़ाल होते हैं, जैसा कि हम इस तारीफ में देख सकते हैं। वो अफ़ाल कारोबारी भी हो सकते हैं, यानी कि ख़रीद फ़रोख्त। वो अफ़ाल जो हैं इस तरह के भी हो सकते हैं जिसमें हम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। अब वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो है वो गर्दिश मवाद भी हो सकती है, वो रुकनियत भी हो सकती है, ठीक है? इसी तरीके से टेक्निकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं लाइब्रेरी की, जिसमें हम कैटलॉग साज़ी की बात करते हैं, बिब्लियोग्राफ़ी की बात करते हैं। तो ये वो तमाम अफ़ाल या फ़ंक्शंस हैं जो एक लाइब्रेरी में, एक कुतुबख़ाने में सरअंजाम दिए जाते हैं। और इन तमाम चीज़ों के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं निज़ाम कुतुबख़ाना या मरबूत इंतज़ामी निज़ाम कुतुबख़ाना, ठीक है? तो अब बात सिर्फ ये रह गई कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस का सेट। ये देखिए, हम एप्लीकेशन से मुख्तलिफ मॉड्यूल्स भी मुराद ले सकते हैं। अब वो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स क्या होते हैं? कैटलॉगिंग हो गया, वो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स जो है रुकनियत हो गया यानी मेंबरशिप, पैटर्न्स मैनेजमेंट हम जिसको कह सकते हैं। इसी तरीके से वो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी आ सकता है, आपके टूल्स भी आ सकते हैं, इसी तरीके से आपके रिपोर्ट का एक मॉड्यूल्स होता है वो भी आ सकता है। तो ये वो तमाम मॉड्यूल्स हैं, बशमूल आपका कैटलॉग जो आवाम देखती है, यानी कि जिसको हम ओपैक कहते हैं, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, वो भी इसमें शामिल है। तो ये मुख्तलिफ मॉड्यूल्स जब आपस में मिल जाते हैं तो एक मरबूत इंतज़ामी निज़ाम कुतुबखाना तैयार होता है। और हर मॉड्यूल जो है वो एक स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि वो बस एक आपने जो भी कुछ जोड़ दिया वो चल गया। ऐसा होता था, लेकिन अब जबकि हम देखते हैं कि इंटरनेट आ गया है और यूनिफ़ॉर्मिटी की बात होती है, तो पूरी दुनिया में एक जैसी चीज़ों पे काम किया जा रहा है। तो हम अपने मौज़ू को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ सेट्स को, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को आपस में जोड़ के एक रिलेशनल डेटाबेस तैयार किया जाता है, तो इसी तरीके से मरबूत इंतज़ामी निज़ाम कुतुबखाना भी काम करता है, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स या मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की बेस के ऊपर। अच्छा देखें, एक निज़ाम कुतुबखाना को इंस्टॉल करने के लिए या उसको चलाने के लिए जो हम कह सकते हैं कि प्री रिक्विजिट्स, यानी कि जो पहले से होने वाली चीज़ें हैं, वो जो हैं वो ये सारी हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट
ये सबसे पहली चीज जो है वो है सर्वर। सर्वर से मेरी मुराद हार्डवेयर है। अब वो हार्डवेयर आपका कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है, वो हार्डवेयर जो है वो आपका सर्वर भी हो सकता है, जिसको हम 24/7 सर्वर कहते हैं। इसके अलावा वो हार्डवेयर आपका क्लाउड सिस्टम भी हो सकता है। तो आपका हार्डवेयर जो है, जिसमें आपका हार्ड डिस्क शामिल है, जिसमें आपका कंप्यूटर सिस्टम शामिल है, जिसमें आपकी रैम शामिल है, तो ये आपका हार्डवेयर हो गया। इसके अलावा होस्टिंग सर्विस भी इसी में शामिल है। फिर इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से मेरा मतलब ये कि उस सर्वर को चलाने के लिए कोई तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज करना पड़ेगा। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की कोई वर्जन भी हो सकता है। अब विंडोज जो है एक बहुत ही जिसको हम कहना चाहिए कि बहुत ही मशहूर, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडोज़ के मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, जैसे हम देखते हैं मुख्तलिफ जैसे विंडोज़ 8 आया, फिर उसके बाद विंडोज़ 10 आया, फिर उसके बाद अभी जो चल रहा है वो विंडोज़ 11 है। तो इस तरह मुख्तलिफ वर्जन होते हैं। और दूसरी तरफ अब विंडोज़ जो है वो बुनियादी तौर पे एक लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको उसको चलाने के लिए खास तौर पे जब आप अपना सर्वर चला रहे हैं, तो सर्वर को चलाने के लिए आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ओपन सोर्स सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो वो हम देखते हैं कि लिनक्स है। अब लिनक्स के मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। जिस तरह इसके वर्जन्स होते हैं, इसी तरह इसके मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशंस में जैसे डिबियन एक बड़ी मशहूर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो है उबुंटू और रेड हैट लिनक्स। ये सब तमाम जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन इसका इस्तेमाल करते हैं, तो एंड्रॉयड भी बुनियादी तौर पे लिनक्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब जो हम बात करेंगे वो है वेब सर्वर की। देखिए, सर्वर में और वेब सर्वर में फ़र्क ये होता है कि सर्वर आपका हार्डवेयर है। वेब सर्वर आपका ये है कि जो एप्लीकेशंस आपके डेटाबेस को आपके वेब ब्राउज़र के ऊपर लेकर आ जाए, उसको हम कहते हैं वेब सर्वर। तो वेब सर्वर के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, जैसे अपाची है, टॉमकैट है। तो ये तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वेब सर्वर का काम देते हैं। फिर डेटाबेस है। अब डेटाबेस क्या चीज़ होती है? जहाँ पर आपका जो भी आपने प्रोग्राम चलाना है, उसका जो डाटा है वो स्टोर हो सके। जैसे आप कैटलॉगिंग कर रहे हैं, यानी कैटलॉग साज़ी कर रहे हैं, या आप पैटर्न्स की मेंबरशिप दे रहे हैं, यानी कि आपके जो जो भी आपके यूज़र हैं, उनकी रुकनियत का काम कर रहे हैं, या आप कोई खरीदो-फरोख्त कर रहे हैं लाइब्रेरी सिस्टम के ज़रिए, तो उन तमाम रिकॉर्ड को एक डेटाबेस में स्टोर करना और उसको रिकॉर्ड करना, वो बेसिकली बुनियादी तौर पर डेटाबेस के अंदर होता है। तो हम देखते हैं कि माइस्क्ल है, पोस्टग्रेस क्यूएल है, तो ये तमाम जो हैं डेटाबेसेस का काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक मरबूत निज़ामी कुतुबखाना को तैयार किया जा रहा है, तो वो किसी न किसी स्क्रिप्ट के ऊपर तो होगा। ठीक है ना? तो मुख्तलिफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। जैसे कोहा में हम देखते हैं, जो कोहा की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो है पर्ल। इसके अलावा पीएचपी भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम स्लिम्स को देखते हैं, तो स्लिम्स में पीएचपी एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज हुआ है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। तो ये वो 5 बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी भी सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले, बिलख़ुसूस किसी भी लाइब्रेरी सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि आपका सर्वर क्या है, आपके पास कौन-सा सर्वर है, आप कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, वेब सर्वर कौन-सा होगा, डेटाबेस कौन-सा है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन-सी है। मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे कोहा है। अब कोहा के लिए आप कोई भी सर्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक पीसी को भी सर्वर बना सकते हैं। आप एक 24/7 सर्वर मशीन भी ले सकते हैं, जो 24 घंटा 7 दिन तक चल सके। वेब सर्वर जो है वो, या फिर आप एक क्लाउड भी ले सकते हैं, अमेज़न क्लाउड हो सकता है, और भी बहुत सारे क्लाउड्स मौजूद हैं। वेब सर्वर आप जैसे अब कोहा में आप अपाची यूज़ करते हैं,
डेटाबेस MySQL यूज होता है, MariaDB यूज होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है, पर्ल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, या अगर आप स्लिम्स को यूज करते हैं तो स्लिम्स की भी आपको पता होना चाहिए कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है, डेटाबेस कौन सा है। तो ये वो तमाम 5 बुनियादी चीजें हैं जो आपको सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मौजू को आगे बढ़ाते हैं, और वो ये कि जो हमारा दूसरा नुक्ता था वही था कि क्या निज़ाम कुतुबखाना डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम है। एक मजबूत निज़ाम कुतुबखाना डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम नहीं है। दरअसल लाइब्रेरी के कामों को मुनज़्ज़म तरीकों से करने के लिए, जैसे कि रुकनियत है, फ़हरिस्त साज़ी है, कैटलॉग साज़ी है, किताबों की गर्दिश है, और उम्दा जमा यानी कि फ़ाइन कलेक्शन और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स वगैरह, ये तमाम काम करने के लिए, ये तमाम अफ़ाल को अंजाम देने के लिए बुनियादी तौर पे हम इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि निज़ाम कुतुबखाना को इस्तेमाल करते हैं। जबकि डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम जो है वो असल में आपका वो तमाम मवाद को जमा करने और उसकी तरसील करने के लिए होता है जो डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। तो हम इस मौजू पे फिर कभी किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम होता क्या है। तो अभी हम मरबूत इंतज़ामी निज़ाम कुतुबखाना के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का पहला रुकन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी कितनी इकसाम हैं। तो देखिए, बुनियादी तौर पे 2 इकसाम हैं। एक वो सिस्टम जो आ, आप कह लें कि लाइसेंस सिस्टम होते हैं, एक वो सिस्टम जो फ्री व ओपन सोर्स सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो लाइसेंस सिस्टम में यू नीड टू बाय सम लाइसेंस, यानी कि आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है, आपको उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पर आपको खर्चा करना पड़ता है। जबकि उसी तरह की या उससे मिलती जुलती या उससे बेहतर चीज़ दूसरी जो है वो है ओपन सोर्स सिस्टम, फ्री सिस्टम। अब यहाँ सारी जिम्मेदारी आपके वेंडर की होती है, और वेंडर के ऊपर आप जो है डिपेंडेंट होते हैं। जबकि यहाँ पर आप आज़ाद होते हैं, आप उस सिस्टम को जैसे चाहे चला सकते हैं अगर आपको चलाना आता है, यानी अगर आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना आता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करना आता है, या उसके ऑपरेशंस के ऊपर आपको गिरफ्त हासिल है, तो आप उसको आराम से चला सकते हैं बगैर किसी रुकावट के। और दूसरी जानिब आप वेंडर्स के ऊपर ही मुनस्सर होते हैं कि उससे ही आप रिक्वेस्ट करते हैं कि सिस्टम में ये चेंज कर दें या ये चेंज कर दें या वो कर दें, और पैसा अलग देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसकी मैं एक मिसाल दूंगा, जैसे हमने शुरू में बात करी थी कि विंडोज़ जो है एक लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि वहाँ आपको खर्चा नहीं करना पड़ता लिनक्स के ऊपर। जबकि विंडोज़ अगर आप ख़ास तौर पे देखें, हमारे यहाँ जो माहौल है, या फिर अगर हम इस तरह बात करें कि बहुत सारे ममालिक में जो माहौल है वो यही है कि हम विंडोज़ को ऐसे ही इंस्टॉल कर लेते हैं और अपने सिस्टम पे चला रहे होते हैं। लेकिन अगर हम कम से कम सर्वर की बात करें या एक प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें जो रिमोटली या मतलब ये कि वो इंटरनेट के ऊपर आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कम से कम लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के बाद हम बात करेंगे उसका आगाज़ कब हुआ। अब आगाज़ के लिए हम थोड़ी-सी डिटेल में जाते हैं, मतलब इसकी तफ़सील में जाते हैं। वो तफ़सील ये है कि 1960 की दिहाई मरबूत इंतज़ामी निज़ाम कुतुबखाना की इब्तिदाई दिहाई मानी जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लाइब्रेरी के डायरेक्टर डॉक्टर हीमन ने 1965 में, यानी कि में नेशनल साइंस फाउंडेशन को कंप्यूटर पर मबनी किताबियात के डाटाबेस को डिज़ाइन करने की तजवीज़ पेश की। तो ये इन्होंने सिर्फ तजवीज़ पेश की थी, यानी कि एक
اپنے آرٹیکل میں ایک انہوں نے یہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریکمنڈیشن دیا تھا. تو اس کے بعد 1967 میں یعنی اگلے 2 سال کے بعد او سی ایل سی در حقیقت مربوط نظام کی ایک بنیاد کے طور پہ سامنے آیا، اور اس کے اگلے ہی سال لائبریری آف کانگریس نے مارک ٹو فارمیٹ اپنایا اور ڈسٹریبیوشن سروس شروع کر دی. تو یہاں سے اس کا آغاز شروع ہوا، اور دھیرے 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 ہم دیکھتے ہیں کہ لائبریری سسٹم جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. اور لائبریری سسٹم کس طرح آیا؟ وہ تھا ملکیتی پروڈکٹ کے طور پہ. تو یہ ملکیتی پروڈکٹ کے طور پہ متعارف کرایا گیا. اچھا، ملکیتی پروڈکٹ سے مطلب یہ کہ پرائورٹی سسٹم کے طور پہ مارکیٹ میں آیا، جہاں پر وہی ہم جو بات پیچھے کر کے آئے ہیں کہ ایک وینڈر ہوتا تھا جو اس سارے سسٹم کا چارج سنبھالتا تھا، اور لائبریریز جو ہے وہ اس کی جو ہے اس کے اوپر منحصر ہوتی تھی کہ بھائی ہمیں یہ تبدیلی کروانی ہے، یا ہمیں جو ہے یہ کام کرنا ہے، یا ہمیں یہ فنکشن کرنا ہے. اور یہ ابھی بھی ہے. مطلب اگر ہم کسی بھی سسٹم کی سبسکرپشن کرتے ہیں تو وہ سسٹم دراصل اس وینڈر کا ہوتا ہے جہاں سے ہم اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں. ہم اس کو استعمال کرنے کا پیسہ دیتے ہیں، اور ہم اس وینڈر کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سے کام کروائیں. دوسری جانب اگر ہم اس چیز کو اس طرح دیکھیں کہ ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے کام نہیں کرتے اور وینڈر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کا پیسہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جو آپ کا مربوط نظام کتب خانہ ہے، یہ ایک ملکیتی پروڈکٹ کے طور پہ متعارف کرایا گیا، جو کہ کسی وینڈر یا ایک سے زائد وینڈرز کی ملکیت اور کنٹرول میں ہوتا تھا. اور لائبریریاں کسی بھی قسم کی تبدیلی یا آپریشن یا انتظامی مسئلے کے حل کے لیے اس وینڈر پر منحصر رہتی تھیں. اس کے لیے بے شمار لائبریریوں نے اوپن سورس سسٹم کا خیر مقدم کیا. یعنی اوپن سورس سسٹم جب آیا تو اس کا بڑا خیر مقدم کیا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو اور اسے لاگو بھی کیا گیا اور اس کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا، تاکہ آزادی کے ساتھ ایک ہی سطح کا معیار اور مصنوعات میسر آ سکیں. تو یہ وہ بنیادی وجہ تھی کہ لائبریریز نے اوپن سورس سسٹم کو ترجیح دی. جو اس میں ایک بات میں نے نہیں لکھی ہے، وہ خاص طور پہ اس کا اوپن سورس ہونا یا نا، یعنی اس کا فری ہونا شامل ہے. ظاہر سی بات ہے ہر لائبریریز کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوتا، اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ کسی وینڈر کا سسٹم افورڈ کر سکے. تو اوپن سورس سسٹم کا بڑا اچھا خیر مقدم کیا گیا جب وہ مارکیٹ میں آیا. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کیا فری اور اوپن سورس سسٹم ایک ہی ہیں؟ جی نہیں. دیکھیے، فری سافٹ ویئر جو ہے فری ویئر سے مشابہت رکھتا ہے، جہاں سورس کوڈ لائسنس کے تحت محفوظ ہوتے ہیں. یعنی آپ اس کو استعمال تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فری میں استعمال کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کیا، اور انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن آپ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. میں اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ گوگل ایپ اسٹور پہ بہت سارے ایپلیکیشنز موجود ہیں جو فری میں اویلیبل ہے. آپ اس کو مختلف ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں، اور انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کیا آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں سے آپ اس کا لوگو ہٹا کے اپنا لوگو لگا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نہیں لگا سکتے. مثال کے طور پہ آپ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ پی ڈی ایف کا استعمال کرتے ہیں اپنے سسٹم کے اوپر، اپنے کمپیوٹر کے اوپر. تو پی ڈی ایف آپ فری میں انسٹال تو کر لیتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے. اور بھی بہت سارے سسٹم سافٹ ویئرز ہیں جو آپ فری میں ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیتے ہیں. لیکن وہاں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے. وہاں آپ پی ڈی ایف کی جگہ جو ہے وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے. لیکن جو اوپن سورس سسٹم ہوتا ہے، جس کو ہم فری و اوپن سورس سسٹم کہتے ہیں، جس کو فاس انگریزی میں کہا جاتا ہے، صارفین اور پروگرامرز کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ سافٹ ویئر کے سورس کوڈ میں تبدیلی یا بہتری یا دوبارہ استعمال کیا جا سکے.
यानी कि वहाँ आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं, अपना हेडर भी लगा सकते हैं और उसमें मज़ीद बेहतर तब्दीली करके उसको दोबारा से भी उसका रिलीज़ निकाल सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ओपन सोर्स सिस्टम में मौजूद होती हैं। तो फ्री सिस्टम असल में फ्रीवेयर होते हैं। तो इसके अलावा जो फ्री व ओपन सोर्स सिस्टम होते हैं, वो इस तरह के सिस्टम होते हैं जिसको हम कहते हैं वो फ्री भी हैं और उसके सोर्स कोड भी ओपन है। जबकि फ्री सिस्टम सिर्फ फ्रीवेयर होते हैं, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन आप उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। दूसरी जानिब आप तब्दीली कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इसका तफसील से जवाब दे सकता हूँ। आगे हम बात करते हैं कि कुछ बेहतरीन फ्री व ओपन सोर्स मरबूत इंतज़ामी निज़ाम कुतुबखाना कौन-कौन से हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो है कोहा। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम है वो है पीएमबी यानी ये पीएचपी माय बिबली, एवरग्रीन, ओपन बिब्लियो, स्लिम्स, ये वो सारे सिस्टम हैं जो बहुत मशहूर हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे ओपन सोर्स सिस्टम मौजूद हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी अ, पैसे के, बगैर किसी फाइनेंस के और बस ये है कि आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप मेरा चैनल बाकायदगी से देखें, आपको इस तमाम सिस्टम के बारे में मुफ़ीद मालूमात मिल जाएगी। इंस्टॉलेशन से लेके इसके ऑपरेशंस के ऊपर तमाम हमने बात की है, आप इसको देखें, तो आपको ये तमाम वीडियोज़ मिलेंगी, आप खुद से सीख सकते हैं। क्योंकि देखें लाइब्रेरियंस की ट्रेनिंग के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहाँ पर हम इन सारे सिस्टम्स के ऊपर बात कर सकें, यानी कि न सिर्फ ये बल्कि डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम भी हैं, स्टैंडर्ड्स भी हैं, प्रोटोकॉल्स भी हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं, जो भी आपका फीडबैक है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा इंशाल्लाह। सब्सक्राइब सिस्टम के ऊपर हम बात करते हैं। कुछ सब्सक्राइब सिस्टम हैं, अब जैसे एक्स लिब्रिस है, ये एक पूरी कंपनी है जो प्रोक्वेस्ट बेसिकली चला रहा है। प्रोक्वेस्ट का एक और जो है वो कंपनी आप कह सकते हैं, वो भी इनोवेशन के नाम से है। अब एक्स लिब्रिस के पास जो सिस्टम है वो कौन से हैं? एल्मा है, बहुत मशहूर है, ठीक है? एल्प है, वाइजर है, वाइजर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूज़ करती है। और यहाँ पर दूसरी जानिब इनोवेटिव में सीरिया है, पोलराइज है, वर्चुआ है, ये वो सारे सिस्टम है जो सब्सक्राइब है जिसके लिए आपको सालाना कुछ चंदा देना पड़ता, मतलब उसकी सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है। इसी तरीके से आप देखते हैं सरसी डायनिक्स है, यहाँ इसकी जो मशहूर सिस्टम है वो ब्लू क्लाउड है, ब्लू क्लाउड कैंपस है, सिम्फनी है, हॉरिज़ॉन है, ईओएस वेब है। तो ये वो सारे सिस्टम है जिसको हम मरबूत इंतज़ामी निज़ाम कुतुबखाना कहते हैं और ये वेंडर सिस्टम है जहाँ पर आपको उसका लाइसेंस चार्जेस देने पड़ेंगे, यानी एनुअल सब्सक्रिप्शन उसका देना पड़ेगा। तो रेफलेंट्स उर्दू में साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम फ़र्रुख हुसैन है। हम अगली किसी वीडियो में कोशिश करेंगे कि किसी मरबूत इंतज़ामी निज़ाम कुतुबखाना को, चाहे वो कोहा हो या कोई और, उसको इंस्टॉल करें और आपको बताएं कि क्या-क्या अवामिल इसके अंदर शामिल होते हैं और इसमें क्या तरीक़ेकार होता है उसको इंस्टॉल करने का, और इस पे हम तफ़सीली बात करेंगे। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी सवालात हैं, जो भी आपका कमेंट्स है, जो भी आपका फीडबैक है या जो भी आप हमारे चैनल के बारे में बोलना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिखें। हम आपकी राय के मुंतज़िर हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन मालूमात फ़राहम कर सकें। आप देख रहे हैं रेफलेंट्स, बहुत शुक्रिया।